हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। आज की कहानी प्यार और विश्वास। घर पहुंचकर विनय जी को बड़ी हैरानी हुई। हमेशा दरवाजे पर स्वागत करने वाली नैना आज कहीं भी नज़र नहीं आ रही थी। मैसेज तो उन्होंने बिहार से चलने से पहले ही उसके मोबाइल पर भेज दिया था। क्या उसने पढ़ा नहीं? लेकिन वो तो हमेशा ही ऐसा करते हैं, चलने से पहले मैसेज कर देते हैं। और उनकी लाडली बेटी नैना दरवाजे पर मिलती है। उसका हंसता हुआ चेहरा देखते ही वो अपनी सारी थकान, सारा अकेलापन पल भर में भूल जाते हैं। विनय जी का मन उदास हो गया। कहाँ गई होगी नैना? मोबाइल भी घर पर छोड़ गई, किससे पूछे वो। विनय जी ने नैना का मोबाइल चेक किया। उनका मैसेज उसने पढ़ लिया था। फिर भी नैना घर में नहीं रही। क्या होता जा रहा है उसे? पिछले कई महीनों से वे देख रहे हैं नैना में कुछ परिवर्तन होते जा रहे हैं। ना वो अपने उनके साथ उतना लाड लगाती है, ना उन्हें अपने मन की कोई बात ही बताती है। पहले जब वो कहीं जाते थे तो कैसे उनके गले में बाहें डाल कर लटक जाती थी और मचल कर कहती थी, पापा जल्दी आ जाइएगा, इतने बड़े सूने घर में हमारा मन नहीं लगता। उनका भी कहाँ इस घर में मन लगता है। ये तो नैना ही है जिसके पीछे उन्होंने इतने बरस हंसते हंसते काट दिए और अपनी पत्नी मीरा को भी भुला बैठे। जब जब वो नैना को देखते हैं उन्हें हमेशा यही संदेह होता है, मीरा लौट आई है। और वे अपने अकेलेपन की खाई को नैना की प्यारी प्यारी बातों से पाट देते हैं। एक दिन नैना भी पूछ बैठी थी, पापा मेरी माँ बहुत सुंदर थी? हाँ बेटा, बहुत सुंदर थी, बिल्कुल मेरी तरह। हाँ बिल्कुल तेरी तरह। वो आपसे रूठती भी थी? हाँ बेटा, मेरी तरह। आज तुम्हें क्या हो गया है नैना? ये सब बातें तुम्हें किसने बताई? वो नाराज़ हो गए थे। पड़ोस की बबीता चाची है ना, उन्होंने कहा था माँ बहुत अच्छी थी, आप उनकी बात नहीं मानते थे तो वो रूठ जाती थी। नैना बड़े भोलेपन से बोली, तू वहाँ मत जाया कर बेटी, अपने घर में क्यों नहीं खेलती? कितने खिलौने हैं तेरे पास। उन्होंने प्यार से समझाया था। वहाँ शरद है ना, वो मेरे साथ खेलता है, यहाँ कौन मेरे साथ खेलेगा? आप तो सारा दिन घर से बाहर रहते हैं। वो रुआसी हो आई थी। उस छोटी सी बेटी को कैसे बताते कि उसकी माँ उनसे क्यों रूठ जाती थी। वो तो आज तक अपने को कोसते हैं कि मीरा की वो कोई भी इच्छा पूरी ना कर सके। कितनी स्वाभिमानी थी वो, इतनी बड़ी जायदाद की भी उसकी नज़र में कोई कीमत ना थी। हमेशा यही कहती कि वो सुख भी किस काम का, जिससे हमेशा ये एहसास होता रहे कि ये हमारा अपना नहीं, किसी का दिया हुआ है। ये जो आज इतना बड़ा राजपाट है, ये सब उन्हें मीरा की बदौलत ही मिला था। लेकिन मीरा ने कभी इस राजपाट को प्यार नहीं किया। न जाने विनय जी को क्या हो गया था। इतनी बड़ी कोठी, कार, नौकर चाकर, पैसा देखते ही चौंधिया गए थे। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक दिन उनके दामन में इतनी दौलत आ जाएगी जिसे समेटने के लिए उन्हें स्वार्थ के दरवाजे खोलकर बुद्धि के दरवाजे बंद करने पड़ेंगे। बहुत बड़ा कारोबार था मीरा के पिताजी का। कितने ही लोग उनके दफ्तर में काम करते थे। विनय जी भी वहीं काम करते थे। वो बहुत ही स्मार्ट, होनहार और ईमानदार व्यक्ति थे। अपनी मेहनत और लगन से उन्होंने मीरा के पिताजी का मन जीत लिया था। विनय जी से उनकी कोई बात छिपी नहीं थी और विनय जी भी उनकी बात को अपनी बात समझकर ना जाने पेट के किस कोने में रख लेते, जिसे कोई जान ही नहीं पाता। मीरा की माँ ने एक दिन पति को सुझाव दिया था, क्यों जी, तुम तो दिन रात विनय जी की प्रशंसा करते हो। अगर हम अपनी मीरा की शादी उनसे कर दें तो कैसा रहेगा? गरीब घर का लड़का है, अपने घर रह जाएगा। मैं भी कितने दिनों से यही सोच रहा था। मुझे भी ऐसा लड़का चाहिए जो मेरा कारोबार भी संभाल ले और हमारी बेटी भी हमारे पास रह जाए। मीरा के पिता ने बात का समर्थन किया था। मेरी चिंता दूर हुई। ले देकर एक ही तो औलाद है, वही आंखों से दूर हो जाए तो ये ताम झाम किस काम का। लड़का हीरा है, स्मार्ट, चरित्रवान, मेहनती, ईमानदार, ये सब लोग
चिराग लेकर भी ढूंढने से हमें ऐसा लड़का नहीं मिलेगा, तो बात पक्की कर लो, ये ज़रूर जतला देना, घर जमाई बनकर रहना पड़ेगा। उसे मंजूर हो तो बस चटपंगनी पट ब्याह वाली बात कर डालो। मीरा की माँ ने पुलकित होकर कहा था। बात पक्की हो गई। बड़ी धूमधाम से मीरा और विनय जी की शादी हुई। विनय जी के पाँव धरती पर नहीं पड़ते थे। पहले तो दफ्तर के काम करने वाले सभी साथियों ने ईर्ष्या की थी, लेकिन धीरे धीरे वो सबके लिए छोटे मालिक हो गए थे। मीरा के पिता तो जैसे उन्हें पाकर पूरी तरह निश्चिंत हो गए थे। धीरे धीरे सारा कारोबार ही विनय जी को सौंप दिया था। मीरा भी उन जैसा पति पाकर गर्व से फूल उठी थी और मन ही मन अपने माता पिता की बुद्धि को सराहा भी था। कुछ समय तक तो सब कुछ ठीक चलता रहा, लेकिन बाद में मीरा महसूस करने लगी थी जैसे पिताजी ने दामाद नहीं गुलाम खरीदा हो। विनय जी सोए हों या उससे प्रेम प्रलाप कर रहे हों, बस पिताजी का एक बुलावा आया नहीं कि वे उठकर चल देते। ऐसे में मीरा प्यार से उन्हें समझाती और कहती, पिताजी से कह क्यों नहीं देते कि वक्त बेवक्त ना बुलाया करें। अरे भाई, काम होता है तभी तो बुलाते हैं, और काम कोई वक्त देखकर तो नहीं आता। विनय जी भी प्यार से जवाब देते। पहले तो वो स्वयं काम संभालते थे, अब क्यों नहीं संभालते। मीरा उखड़ जाती। इसीलिए तो उन्होंने तुम जैसी पत्नी का मुझे पति बना दिया है, ताकि मैं उनका बोझ हल्का करूं। विनय जी हंसकर टाल देते। फिर उन्हें बेटी देने की क्या ज़रूरत थी। बोझ हल्का करने के लिए तुम्हें रुपयों से खरीदा भी जा सकता था। तुम नहीं बोल सकते तो मैं पिताजी से कह दूंगी। आप साथ साथ काम करने के लिए कोई दूसरा नौकर रख लीजिए। मीरा नाराज़ हो जाती। तुम तो बहुत भावुक हो मीरा। जितनी मेहनत और ईमानदारी से अपने घर का आदमी काम कर सकता है, कोई दूसरा करेगा क्या। वो तर्क देती। ये क्यों नहीं कहते कि तुम बिक गए हो, तुम्हें पत्नी की नहीं सिर्फ दौलत की ज़रूरत थी। और मीरा फपक कर रो पड़ती। विनय जी कितने ही प्यार से क्यों ना समझाते, लेकिन मीरा को ये कतई पसंद नहीं था कि वो घर दामाद बनकर रहे। वो हमेशा यही कहती, घर दामाद तो पालतू कुत्ते की तरह होता है जो टुकड़े खाकर दिन रात वफादारी करता है। तुम क्यों नहीं अलग मकान ले लेते। तुम जैसा भी रखोगे मैं उसी तरह रह लूँगी। तुमसे कभी गिला नहीं करूँगी। मुझे ये तो एहसास रहेगा कि मेरा घर है, तुम मेरे हो। यहाँ तो हमेशा मुझे ऐसा लगता है जैसे हम पिताजी की दया पर पल रहे हैं। और तुम भी सोचते हो कि यदि मैंने कहीं विद्रोह किया तो पिताजी रोदी ही ना छीन ले। ना जाने क्यों तुम गलत ढंग से सोचने लगी हो। मैंने तो कभी इस तरह सोचा भी नहीं। मीरा, तुम पहले भी तो इसी घर में रहती थी, तब तुम ऐसा क्यों नहीं सोचती थी। तब मैं कुंवारी थी। कुंवारी लड़की हमेशा अपनी नई दुनिया बसाने के सपने देखती है। एक ऐसे पति का सपना जो उसे घर देगा, उसके सुख दुख का भागीदार होगा, और वो उसके हर सुख दुख की चादर अपने ऊपर ओढ़ लेगी। बताओ क्या दिया तुमने मुझे अपनी ओर से। बाकी सब छोड़ भी दे तो प्यार और विश्वास भी तो तुम नहीं दे सके। जिस समय भी मेरे पास होते हो तुम्हें यही ख्याल रहता है कि पिताजी के कहे काम सब पूरे हो गए कि नहीं। कहीं वो ये ना सोचे कि शादी होते ही लापरवाह हो गया है। इसी तरह तकरार और प्यार में वर्ष छलांगे लगाते निकलते रहे। मीरा की गोद में सीमा भी आ गई। सीमा को पाकर मीरा काफ़ी हद तक सहज हो गई थी। उन्होंने सोचा था मीरा को पाकर तनाव से मुक्त हो गई है शायद, लेकिन ये उनकी भूल थी। सीमा जैसे जैसे बड़ी होती गई, मीरा की खामोशी बढ़ती गई। वो हमेशा देखती सीमा की हर ज़रूरत पिताजी पूरी करते हैं। उसका भविष्य कैसे संवारना है ये भी पिताजी ही सोचते हैं, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उन्होंने उसके लिए सोचा था। विनय जी ने तो एक दिन भी ये महसूस नहीं किया कि बाप का अपनी संतान के लिए क्या कर्तव्य होता है। मीरा की ज़रूरत पिताजी आकर पूछते, विनय जी को इससे कोई अंतर नहीं पड़ता था। बस उन्हें यही संतोष था कि पिताजी के होते उन्हें चिंता करने की क्या आवश्यकता है, या पिताजी उन पर कितने प्रसन्न हैं, क्योंकि उन्होंने उनका व्यापार और बढ़ा दिया था। मीरा की हर बात चिकने घड़े पर पड़े पानी की तरह उनके ऊपर से फिसल जाती। एक दिन बेहद गुस्से में मीरा ने कहा था,
इन सुखों के खातिर तुमने अपने आप को बेच दिया है, अपनी आज़ादी, अपने आदर्शों तक को दांव पर लगा दिया है। तुम सुखी रहो, इसीलिए तो ये सब किया है मैंने, वरना मैं अकेला तो 2 रोटी और 2 कपड़ों में ही प्रसन्न था। यदि तुम्हारी खुशी के लिए मुझे स्वयं को भी बेचना पड़े तो भी मैं पीछे नहीं हटूंगा मीरा। विनय जी ने हंसकर बात टालनी चाहिए थी। मेरा नाम लेकर झूठ मत बोलो, तुम जानते हो इस पैसे की दुनिया से मुझे कभी प्यार नहीं रहा। जहाँ आदमी आज़ादी से अपनी कोई इच्छा ही ना पूरी कर सके, जहाँ आगे पीछे नौकरों की फौज खड़ी हो, मैं खुली हवा में सांस लेना चाहती हूँ। प्लीज़ मुझे अलग ले जाओ ताकि मैं अपना छोटा सा संसार बना सकूँ, सोच सकूँ ये मेरा घर है जहाँ सुकून हो, जहाँ तुम हो, हमारी बच्ची हो और मैं हूँ। और मीरा रो पड़ी थी। ठीक है मीरा, मैं वचन देता हूँ, हम उसी तरह रहेंगे जैसा तुम चाहती हो। मैं पिताजी से ज़रूर बात करूँगा। उन्होंने मीरा को प्यार से थपथपा दिया। तब मीरा ने देखा कि ये तकरार भी चिकने घड़े की बूंद बन गई। फिर वो हमेशा के लिए चुप हो गई। शायद उसने जो है सो ठीक समझकर ही संतोष कर लिया। दूसरे बच्चे के समय मीरा की तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। डॉक्टरों की भीड़ भी उसे नहीं बचा सकी। तब यही विनय जी सीमा को छाती से लगाकर फूट फूट कर रो पड़े थे। उन्होंने मन ही मन मीरा से कितनी बार माफ़ी मांगी और वादा किया था, तुम्हारी सीमा की मैं हर इच्छा पूरी करूँगा, मैं स्वयं उसका ख्याल रखूँगा, उसे माँ बनकर पालूँगा। कितना स्नेह और ममत्व उन्होंने बेटी को दिया। उसके उठने से लेकर सोने तक हर बात का ध्यान वो खुद रखते थे। बाहर जाना भी कितना कम कर दिया था। लेकिन उनको अफसोस था तो इस बात का कि उनके अंदर ये परिवर्तन मीरा के जाने के बाद आया।